क्या हुआ ममता, इतनी थकी थकी सी क्यों है? रात को ठीक से सोई नहीं क्या? क्या बताऊं जेठानी जी, सारी रात बीत गई लेकिन बिल्कुल भी नींद नहीं आई। इस गर्मी के कारण हमारे घर में धूप की तपन सारी रात रहती है। इस घर में गर्मियां काटना बहुत मुश्किल है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अरे रेनू, ये तू क्या कर रही है? ये देखो दीदी, मिट्टी का बर्तन बनाया है। अब हम इसमें ही रात की बची हुई सब्जी रख दिया करेंगे ताकि अब कोई भी सब्जी गर्मी के कारण खराब ना हो। और मिट्टी की बोतल में दूध भर कर रख दिया है, फिर इस गीली बोरी से इसको अच्छे से बांध दिया है। अब आप देखना, इसमें दूध बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। अरे वाह! लेकिन अगले दिन फिर से वो सारा सामान खराब हो जाता है। अब क्या करें? इन गर्मियों में कैसे हम अपने सामान को खराब होने से बचाएं? हमारे पतियों की तनख्वाह भी इतनी नहीं है कि हम सेकंड हैंड फ्रिज तक खरीद पाएं। तभी चूल्हे पर खाना बना रही नीमा जोर जोर से खांसने लगती है। इस गर्मी में इस चूल्हे की तपन और खांसी ने तो मेरी जान ही ले ली है। नीमा, जब तुझसे ये चूल्हे में रोटियां नहीं बनाई जाती तो क्यों इसके आगे बैठ जाती है? चल हट, अब मैं ही रोटियां बना देती हूँ। ठीक है दीदी, मैं तब तक आंगन से नींबू के पेड़ से थोड़े नींबू तोड़ कर लाती हूँ, फिर सबके लिए नींबू पानी बनाती हूँ। इस गर्मी में कम से कम हमें थोड़ी तो राहत मिलेगी। वो पांचों बहुएं अपनी गरीब बूढ़ी सास के साथ उस घर में रहती थी। उनके पति सारा दिन खेत में काम करके रोजी रोटी चलाते थे, जिस कारण उन सबको गरीबी में अपने दिन काटने पड़ रहे थे। आज बाहर कितनी कड़ाके की धूप है और अभी तो बहुत सारे कपड़े भी धोने बाकी हैं। क्यों चिंता करती हो दीदी, हम पांचों हैं ना, हम पांचों मिलकर कपड़े धो लेंगे, जल्दी से हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। आज के जमाने में जहां एक घर में दो बहुएं कलेश करके रखती हैं, तो वहां तो मेरी पांचों बहुएं कितने प्यार से मिलकर रहती हैं। जीती रहो मेरी बहुओं। फिर पांचों बहुएं जल्दी से मिलकर खाना बना लेती हैं, जिसके बाद पांचों जल्दी से सारा काम निपटाकर आंगन में बैठकर कपड़े धोने लग जाती हैं। धूप में कपड़े धोने से उन पांचों बहुओं को लगातार पसीने आ रहे थे। इसी तरह पांचों बहुएं सारा दिन घर के काम करती, फिर रात को पांचों सोने चली जाती। लेकिन बढ़ती गर्मी के कारण कोई भी ठीक से सो नहीं पाता। ऊपर से गर्मी में मच्छर सताते वो अलग। ना जाने कब ये गर्मी खत्म होगी। पुष्पा उठकर बैठ जाती है। ओफो, इस गर्मी में तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। ये चटाई भी कितनी गर्म है, ऊपर से घर की दीवारें भी। ऐसे ही रात बीत जाती है। उनकी सास गायत्री मटके में से पानी निकाल कर पीती है। उफ, ये मटके का पानी है या चूल्हे का उबला हुआ पानी? इस मटके के पानी को पीकर तो मेरा गला ही जल गया। तुम दोनों अभी जाकर ठंडा पानी लेकर आओ, नहीं तो मैं तो इस गर्मी में प्यासी ही मर जाऊंगी। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपके लिए तालाब का पानी लेकर आती हूँ। रजनी और पुष्पा तालाब पर पानी लेने जाती हैं, लेकिन तेज धूप के कारण उसका पानी भी काफी गर्म था। उफ, इस तेज धूप ने तो तालाब के पानी को भी नहीं छोड़ा। चलो पुष्पा, थोड़ी देर इस पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं। दोनों तालाब के पास लगे पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं, जहां ठंडी ठंडी घास पर बैठकर दोनों को बड़ा ही आनंद आ रहा था। हाँ, इस ठंडी घास में बैठकर तो बड़ा ही मजा आ रहा है ना जेठानी जी? हाँ, घास तो हमेशा ठंडी रहती है क्योंकि इसे जमीन का पानी जो मिलता है। चल अब घर चलते, देर हो जाएगी। कुछ देर बाद दोनों सर पर मटका उठाए घर आ जाती हैं और अपनी सास को उसमें से पानी पीने को देती हैं। आहा, अब जाकर ठंडी तरावट मिली है इस गले को। क्या ठंडा पानी है। हाँ, ठंडा पानी, लेकिन तालाब पर तो कितना गर्म पानी था। पुष्पा उस घड़े में से पानी निकाल कर पीती है तो हैरान रह जाती है। आहा, ये तो सचमुच ठंडा पानी है, लेकिन ये हुआ कैसे? हमने इस घड़े को ठंडी घास पर रखा था, शायद इसलिए। लेकिन कुछ देर बाद ही वो पानी फिर गर्म हो जाता है। फिर अगले दिन जब वो दोनों तालाब से पानी लेकर लौटती हैं, तो रजनी अपने साथ थोड़ी घास भी तोड़ कर ले आती है। फिर उससे मटके के नीचे और चारों ओर घास लगा देती है, जिससे मटके का पानी अब ठंडा ही रहता। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन गर्मी थी कि बढ़ती जा रही थी। एक रोज ऐसा लग रहा है मानो मैं घर में नहीं बल्कि ईंट की भट्टी में बैठी हूँ। ये गर्मी तो इस साल मेरे प्राण लेकर ही मानेगी। मेरा तो दम ही घुट रहा है। इस मुए पंखे की हवा से भी कुछ नहीं हो रहा। तभी पुष्पा की नजर मटके पर लगी घास की ओर जाती है और उसे एक तरकीब सूझती है। रजनी दीदी, जैसे आपने इस मटके के पानी को घास से ढककर गर्म से ठंडा किया है, अगर ऐसे ही अपने इस घर को भी घास से ढक दें तो ये घर भी ठंडा हो जाएगा। वाह पुष्पा, तेरा आइडिया तो कमाल का है। चलो हम आज ही जाकर घास ले आते हैं और अपने इस घर को उससे ढक देते हैं। पांचों बहुएं तालाब किनारे लगी घास को ले आती हैं और अपने घर को चारों ओर से उस घास से ढक देती हैं। साथ ही घर की दीवारों पर अंदर की तरफ भी घास लगा देती हैं। कुछ ही देर में वो पांचों घास का घर बनाकर तैयार कर लेती हैं, जिससे अब उस घर में ठंडक आने लगती है। साथ ही घर में लगा पंखा भी अब ठंडी हवा फेंकने लगता है।
भले ही ऊपर वाले ने मुझे धन दौलत ना दी हो, लेकिन 5 दिमाग वाली बहुएं जरूर दी हैं। अब वो पांचों घास के घर में अपनी सास के साथ आराम से रहने लगती हैं। एक रोज, बहू खाने में क्या बनाया है? माँ जी रात की सब्जी बची है, थोड़ा आटा लगा दिया है, उसके साथ ही खा लेंगे। लेकिन जब रेनू उस मिट्टी के बर्तन में रखी सब्जी को निकालती है तो वो खराब हो चुकी होती है। अरे ये क्या, इसमें से तो बास आ रही है, लगता है गर्मी से सब्जी खराब हो गई। मिट्टी के बर्तन में रखने के बावजूद भी ये सब्जी खराब हो गई। कितनी बार कहा है इनसे कि एक पुराना फ्रिज ही ले आओ, लेकिन ये लोग सुने तब ना। तभी वहाँ उनके पांचों पति भी खेत से लौट आते हैं। हाँ, जैसे कि पैसे तो पेड़ पर उगते हैं ना, जो तुम लोग फरमाइश करो और हम पूरा कर दें। कितनी मुश्किल से इस कड़ी धूप में खेती बाड़ी करके हम तुम लोगों का पेट भर पा रहे हैं, ये हमें ही पता है। हाँ, और मुझे नहीं लगता कि अब हम इस कड़ी धूप में और ज्यादा दिन खेती बाड़ी कर पाएंगे। सारा दिन धूप में खेत में जलते रहो, लेकिन फिर कुछ कमाई नहीं हो पाती। मेरी मानो तो हम सब शहर चलते हैं नौकरी करने के लिए। लेकिन बच्चों, शहर जाने के लिए कुछ पैसे भी तो चाहिए। पांचों भाई गांव के जमींदार के पास अपने खेत गिरवी रखकर कुछ पैसे उधार लेते हैं और शहर काम की तलाश में चले जाते हैं। अब गायत्री अपनी पांचों बहुओं के साथ गांव में अकेले रह जाती है और गर्मी का सामना करती है। लेकिन अभी भी हर रोज उनका कोई न कोई सामान खराब हो जाता है। आज फिर से सारा दूध खराब हो गया इस गर्मी के कारण। इस घास के बने घर से हम तो गर्मी से थोड़ा बच गए, लेकिन ये सब सामान नहीं बच पा रहा। मैं तो कहती हूँ जैसे तुम लोगों ने घास का घर बनाया है, ऐसे ही घास का फ्रिज भी बना देते तो शायद ये सामान भी खराब नहीं होता। क्या कहा है माँ जी आपने? ये विचार हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया? लेकिन इसके लिए हमें एक बेकार फ्रिज भी तो चाहिए होगा। याद आया, कल ही अपने गांव का वो जग्गू कबाड़ी वाला एक बेकार सा फ्रिज लेकर आए। क्यों ना हम उससे वो फ्रिज लेकर उसे घास का फ्रिज बना दे। फिर वो पांचों उस फ्रिज को लेकर घर आती हैं और उसमें चारों तरफ घास लगा देती है। अब ना तो कभी उनका दूध और ना ही सब्जी खराब होती। एक रोज उनके गांव में शहर से कुछ टूरिस्ट घूमने आते हैं, जो उनके घास के घर को देखकर दंग रह जाते हैं। वाह, ये घर तो कितना इको फ्रेंडली है। आज तक हम इग्लू हाउस, ट्री हाउस में ठहरे हैं, लेकिन आपका ये घास का घर तो बहुत ही सुंदर है। क्या आप हमें यहाँ एक दिन ठहरने के लिए दे सकती हैं? हम आपको इसके बदले 1000 रुपए देंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये सुनकर पांचों बहुएं बहुत खुश होती हैं। अब उनके दिमाग में एक विचार आता है और वो पांचों अपने घर के पास में ही एक और घास का घर बनाकर तैयार कर देती हैं और उसमें टूरिस्ट स्टे का बोर्ड लगा देती हैं, जिसमें अब लोग दूर दूर से उस घास के घर में रहने के लिए आते हैं, जिससे अब वो अच्छी कमाई करने लगती हैं और अब उनकी गरीबी भी दूर होने लगती है। साथ ही उनके पति भी शहर से लौट आते हैं। अपनी पत्नियों की मेहनत देख वो सब भी बहुत खुश होते हैं। अब वो भी उनके काम में उनका साथ देते हैं और गांव में रहकर ही अच्छी कमाई करने लगते हैं। राजसमंद नामक एक गांव में जगमोहन अपनी पत्नी सोमा और बेटी गुड्डी के साथ रहता था। जगमोहन के पास जमीन तो थी, लेकिन साधन ना के बराबर थे। कुछ समय पहले उसके पास बैल थे, लेकिन घर के हालात बिगड़ने के कारण उसने उन्हें बेच दिया। उनकी हालत बहुत ही दयनीय स्थिति में थी। घर के हालात देख उसकी पत्नी सोमा ने उससे कहा, मेरी बात मान लीजिए जी, मुझे ठाकुर के यहाँ काम करने दीजिए। साफ सफाई और घर के काम ही तो करने हैं। क्या फर्क पड़ जाएगा अगर मैं वहां जाकर काम कर दूं? कम से कम घर के राशन पानी का तो खर्चा निकल ही जाएगा। ऐसी बात मत किया कर रेनू की माँ, तेरी बातें मेरे दिल को छलनी कर देती हैं। ये मेरे लिए मर मिटने जैसा हो जाता है। सोमा, तुम जानती नहीं हो उस ठाकुर की नीयत कितनी गंदी है। वो अपने घर पर काम करने वाली हर औरत पर बुरी नजर रखता है, और मैं नहीं चाहता कि वहां जाकर तुम भी उसकी गंदी नजर का शिकार बनो। ना ना, मुझसे तो नहीं देखा जाएगा, और मैं तो गांव में किसी को अपना मुंह भी नहीं दिखा पाऊंगा। नहीं नहीं, तू वहां काम करने नहीं जाएगी बस। जगमोहन दिन भर इसी चिंता में रहता था कि वो अपनी पत्नी और बच्ची को ढंग का खाना और कपड़े तक भी नहीं दे पा रहा था। वो फटे पुराने कपड़े पहनकर ही गुजारा चला रहे थे। जगमोहन जब भी गांव में किसी से मदद मांगने जाता कि हल और बैल दे दो या ट्रैक्टर उसके खेतों में चला दो, तो सभी उसे मना कर देते। एक दिन अपने खेतों को फावड़े से खोदते खोदते वो अधमरा सा हो गया। उसकी सूखी जमीन पर फावड़ा भी नहीं चल रहा था, लेकिन वो लगातार फावड़ा चलाए जा रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार अपने परिवार का चेहरा आ रहा था। उधर गांव का ठाकुर गीदड़ की तरह नजरें गड़ाए बैठा था कि कब जगमोहन मदद के लिए उसके पास आए और वो उसकी जमीन हथिया ले। वो जब भी जगमोहन से मिलता था तो उसे एक ही बात कहता था, जगमोहन, रे तुझे कितनी बार कहा है अपनी जमीन मुझे दे दे, मैं तुझे उसके अच्छे दाम दे दूंगा। नहीं साहब,
पैसे तो एक दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन जमीन ये मेरे पूर्वजों की निशानी है, भला इन्हें मैं कैसे बेच सकता हूँ। ये कहकर जगमोहन चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज सोमा उससे कहती है, सुनिए जी, घर में आटा नहीं बचा है और ना अचार सब्जी कुछ भी खाने को नहीं है। अब हम क्या खाएंगे जी? सोमा, तू रेनू के लिए कुछ देख, है तो हम तो भूखे भी सो जाएंगे। लेकिन आपने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया जी, आपको भी तो भूख लगी होगी ना। भूख तो लगी है सोमा, लेकिन मेरी जेब में पैसे नहीं है कि मैं बाजार जाकर आटा खरीद सकूं, और खेत पूरी तरह बंजर है, उसमें घास तक का एक अंश नहीं होता है। अपने पति की लाचारी देख सोमा को उस पर दया आती है। फिर उसका ध्यान अपने पति की बात पर जाता है और वो आंगन में लगी घास को देखती है। फिर उसे तोड़कर लाती है और उसे पतीले में उबाल लेती है। फिर सिलबट्टे पर पीसकर उसका पेस्ट बना लेती है और उसमें नमक, मिर्च, हल्दी, अजवाइन मिलाकर उसे तवे पर डाल देती है। फिर उसकी गोल सी रोटी बनाकर तैयार कर लेती है। ये ले रेनू, मेरी बच्ची, अपनी माँ को माफ करना। घास की रोटी बनाने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। तो क्या हुआ माँ? मास्टर जी कहते हैं हमारे महाराणा प्रताप भी जब जंगल में रहे थे तो उन्होंने भी यही हरे घास की रोटियां खाई थी, तो फिर हम क्यों नहीं खा सकते? बिल्कुल सच कहा मेरी बच्ची। फिर जैसे ही रेनू और जगमोहन उसे अपने मुंह में डालते हैं तो उसे खाकर कहते हैं, वाह माँ, ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। हाँ सुमा, ये तो लाजवाब है। की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं जानती हूँ ये इतनी अच्छी नहीं है, आप दोनों बस मेरा मन रखने के लिए कह रहे हैं। फिर उन तीनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी दरवाजे पर कोई आदमी आता है। जी, ये जगमोहन जी का घर है। जी हाँ। तभी जगमोहन आता है। क्या बात है भाई साहब? दरअसल मैं लॉटरी विभाग से आया हूँ। कुछ महीने पहले जो आपने लॉटरी खरीदी थी उसका आज रिजल्ट आया है और आपने इस लॉटरी को जीत लिया है, जिसका इनाम पूरे 25 लाख रुपए है। 25 लाख रुपए? और साथ में ये, हाँ जी, और साथ में ये आज का खाना हमारी कंपनी की तरफ से आपके लिए। ये सुनकर जगमोहन, सोमा और रेनू सब बहुत ही खुश होते हैं। अब उनके दिन बदल जाते हैं। जगमोहन ट्रैक्टर बुलवाकर अपने खेतों पर चलवाता है, जिससे उसकी बंजर भूमि में जान आ जाती है और उसमें फसल उगाती है। साथ ही वो अपने लिए पक्का घर भी बनवा लेता है और अब शहरों से नई नई खाद लाकर अपने खेतों पर डालता है, जिससे उसकी फसल अच्छे से तैयार हो जाती है और वो उससे भी काफी पैसे कमाने लगता है। देखते ही देखते अब वो उस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। अब वो अपने परिवार की हर इच्छा पूरी करता है और खुशी खुशी उनके साथ रहने लगता है।